अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बनता है। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स आपस में बाइंड होते हैं। वो एटम्स को जोड़ने के लिए जो फोर्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। केमिकल बॉन्ड के बाद हमने नेक्स्ट देखा कि मॉलिक्यूल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होता, आपके पास एक कंपाउंड है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बनता है। तो एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। और इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर की दो फोर्सेस जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं और इसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम आए जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास जो है नेचर ऑफ कंपाउंड, कि आपके पास कोई भी कंपाउंड जो है उसकी नेचर कैसी होती है। तो हमने कहा किसी भी कंपाउंड में जिस तरह का बॉन्ड होगा, सपोज अगर जो नेचर जो आपके पास कंपाउंड है कंपाउंड जो है वो आपस में अगर ऐसे एटम से मिलकर बने हुए हैं जिनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अगर वो कंपाउंड आयन से मिलकर बना हुआ है तो उसके दरमियान में बॉन्ड आयनिक होगा। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली आपके पास होते क्या हैं? जैसे कि बेटा हमें नाम से पता चल रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास क्या होंगे, तो हम कहेंगे द कंपाउंड व्हिच हैव कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा आपके पास कंपाउंड जिनके दरमियान में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं द कंपाउंड इन व्हिच मॉलिक्यूलर एटम्स, या आप ये कह लें द मॉलिक्यूल इन व्हिच एटम्स आर जॉइंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या आपके पास ऐसे आपके पास कंपाउंड जिनमें आपस में एटम जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच होते हैं, वो बॉन्ड या वो कंपाउंड आपके पास क्या कहलाते हैं? वो बॉन्ड आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और वो कंपाउंड आपके पास क्या कहलाएंगे? वो कंपाउंड आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। हम डेफिनेशन करते हैं बेटा। द कंपाउंड which have कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं द कंपाउंड इन विच एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक जो आपके पास मॉलिक्यूल के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स are joined by mutual sharing of electron, are joined by mutual sharing of electron। mutual sharing of electron से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होंगे उनके दरमियान में जो होगा आपके पास कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जिन कंपाउंड के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? उन कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या लिखा मैंने? सबसे लिखा कि एक कंपाउंड के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए होंगे, इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है these are called ये क्या कहलाते हैं बेटा? these are called covalent compounds। अब बेटा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें से ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। CH4 आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। H2SO4 आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से आपके पास C6H12O6 जो है ये आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या हम ये कह रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका वजन बहुत कम होता है, जिनका मास कम होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी पूरे मॉलिक्यूल का मास कम होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके पास गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास आपके पास टोटल 2 ग्राम होगा। मीथेन है, मीथेन का मास आपके पास टोटल 16 ग्राम होगा। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो आपके पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। क्या होता है? जिनमें मॉलिक्यूल का जो वेट होता है बेटा वो कम होता है, वो कंपाउंड आपके पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस की फॉर्म में पाई जाती है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा इनसे ज्यादा होगा वो आपके पास जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है C6H12O6 की, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट आपके पास
6 are 72, 12 1 are 12 और 96 180 ग्राम। अब 180 ग्राम मास जाता है तो आपके पास इसका मास कितना आता है, 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आता है किसका, ग्लूकोज का। तो जिनका वेट आपके पास ज्यादा होगा वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे बेटा, वो आपके पास पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में वो कोवलेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि हमारे पास जो है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो किस तरह की खुसूसियात शो करते हैं। हम जैसा कि पहले आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस कर चुके हैं बेटा, तो आयोनिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन में अगर देखा जाए कोवलेंट कंपाउंड को, तो बेटा जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। क्या होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, म्यूचुअल शेयरिंग हुई होती है। एक ही तरह के जितना एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जो है वो उसकी डेंसिटी होती है, दूसरी साइड पे उतनी होती है। यानी आयोनिक कंपाउंड की तरह ऐसे नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव ने जैसे वहां पे बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। यहाँ पे बॉन्ड होता है, ठीक है, उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है, वो दरमियान में न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरे नंबर पर बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आपके पास जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। ये बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनमें से पास आउट नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता है बेटा कोवलेंट जो आपके पास कंपाउंड हमने पढ़े थे या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पोलर और नॉन पोलर होता है। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड यानी जिनके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक साइड पे नेगेटिव होगा, उनमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म, उसकी सॉल्यूशन फॉर्म में से उसमें से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर पे हम जब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तो हम कहते हैं कि जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स आपके पास सॉफ्ट होते हैं। यानी कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। वो हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों एक्सिस पे वहां पे बॉन्ड जो है वो आपस में बने हुए होते हैं। जैसे बेटा अगर मैं आपके पास स्ट्रक्चर शेयर करूं कार्बन का, जिसमें डायमंड का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपके पास तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इधर भी कार्बन। अब इस कार्बन के साथ मजीद कार्बन आगे अटैच होंगे बेटा आपके पास, फिर इस कार्बन के साथ मजीद कार्बन आगे अटैच होंगे और ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पे आपके पास कार्बन मजीद अटैच होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बहुत डेंस स्ट्रक्चर बनता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपके पास बेटा कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 3 डायमेंशनली बनता है, वो कंपाउंड्स उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं। द कंपाउंड्स व्हिच अरेंज देमसेल्व्स, the compounds which arrange themselves three-dimensionally or have very high melting and boiling point, have very high melting point and बात करें इनकी जो है सॉलिबिलिटी की, तो आपके पास जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पास जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है बेटा, ये पोलर कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जितने भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। क्या, जितने भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके पास किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड की या
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो हमारे पास जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे वो पोलर में सॉल्युबल हो जाएंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे यानी जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। तो सिंपली अगर आपसे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जाए या कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर कंपाउंड जैसा कि बेंजीन है, आपके पास ईथर है, उनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेटा क्या आ जाएंगे आपके पास, बेंजीन आ जाएगा और इसके साथ साथ ईथर वगैरह जो है वो आ जाएंगे, ये उनमें सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। यानी अगर आप इनको हल करना चाहें तो ये हमेशा किस में हल होंगे, या तो ये बेंजीन में हल होंगे या फिर ये किस में हल होते हैं, या आपके पास ईथर वगैरह में हल हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इसके दरमियान में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन सेम आपके पास वही आएगी, द कंपाउंड्स व्हिच हैव द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स व्हिच हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड called कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। अब बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में क्या होती है, दो एटम की जो न्यूक्लियाई होती है वो कैसे जुड़ी हुई होती है, वो कैसे हेल्ड होती है, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो क्या होती है, हेल्ड होती है, यानी उसको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ने घेरा होता है। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है, एक इलेक्ट्रॉन का जो एटम है, एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा होता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है वो गेन कर रहा होता है, तो इस तरह से बॉन्ड दोनों के दरमियान में बन रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स में न्यूक्लियाई ऑफ एटम होती है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर हेल्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हेल्ड होता है इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास ये भी किस तरह की नेचर शो करते हैं, ये नेचर शो करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरह। किनकी तरह इनकी नेचर होती है, नेचर इज लाइक कोवलेंट कंपाउंड। अब जब ये कोवलेंट कंपाउंड की तरह अपनी नेचर शो करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, या हम बोलते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसकी अगर प्रॉपर्टीज बेटा हम देखें तो हम बोलते हैं क्या होते हैं, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, और किसमें ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसमें सॉल्युबल होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नॉन पोलर कंपाउंड्स में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, ईथर वगैरह हो गया, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। वाटर में ये नॉर्मली सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वो आपके पास सेम वैसा ही बॉन्ड होता है जैसे कोवलेंट कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के आगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेटल्स की तरफ। मेटल्स आपके पास क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मेटल्स आपके पास वो तमाम एलिमेंट जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, या हम ये कह लें कि मेटल आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है मेटल आपके पास, जिनके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि हम उसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी, वो कहते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। दूसरे नंबर पे वो क्या कहते हैं, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली, ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। थर्ड नंबर पे इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दे कैन कंडक्ट एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती हैं। दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सकती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में से हीट भी गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलेबल, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल, या आप ये बोलते हैं मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी हम जब मेटल है, मेटल को हम इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर दें शीट्स में। जब मेटल्स को जो है वो किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मेटल्स आर ड्रॉन
प्रॉपर्टी मेटल की क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है। क्या है? मेटल्स आर ड्रॉन इनटू शीट्स, मेटल्स आर ड्रॉन इनटू शीट्स, मेटल से क्या बनाए जाए? शीट्स बनाई जाती हैं, यानी लोहे वगैरह की जो चादरें बनाई जाती हैं, जैसे हमारे घरों में जो अलमारियां वगैरह होती हैं लोहे की, वो शीट से मिलकर बनी होती है। वो शीट कैसे बनाई जाती है? मेटल्स को जो है वो क्या किया जाता है? हैमर किया जाता है, मेटल के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो बारीक बारीक शीट्स के फॉर्म में आ जाती है। तो मैलिएबिलिटी क्या उनसे प्रॉपर्टी है? मेटल्स को शीट में कन्वर्ट करना, मैलिएबिलिटी। और इसके बाद मेटल से तारे बनाना, जो बिजली की तारें हमारे पास बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो मेटल से मिलकर बनी होती है। मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर, सब मेटल से तारे बनाए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी। मेटल की लो आयनाइजेशन एनर्जी है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देती है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। उसके बाद हमने कहा कि मेटल्स हमारे पास वो स्पीशीज होती हैं जिनसे हम चादरें या हम तारे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी जाए तो मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसे होता है? उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हाई क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्टली जो आपके पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर जो पैकिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मेटल्स के दरमियान में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। अब मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स की जो पैकिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मेटल्स हैव स्ट्रांग पैकिंग, स्ट्रॉन्ग पैकिंग। मेटल्स हैं वो आपके पास मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो बेटा ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो लिखें, तो आप मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज जो है वो लिख देंगे। इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाएगा या कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, तो आप उनकी ये प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। देन बेटा हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, जबकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है? कोवलेंट कंपाउंड्स की तरह ही इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। यही था बेटा हमारे पास आज के लेक्चर में। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये हमारे पास 4th चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक था। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।